हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट के लिए सीडीपी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूछा गया है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में या फिर किशोरावस्था के दौरान। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किशोरावस्था के दौरान। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किशोरावस्था के दौरान होता है। किशोरावस्था में व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक विकास बहुत तेज होता है, इसलिए किशोरावस्था को तीव्र विकास की आयु भी कहा जाता है। इस अवस्था में मित्र समूह का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है, सामाजिक परिपक्वता की भावना आदि का विकास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक या गौण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आनुवांशिक गुण प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं जो कि स्थिर होते हैं। वातावरणीय प्रभाव से इन गुणों को दिशा व दशा मिलती है, इसलिए जो वातावरण होता है वो सामाजिक संरचना का गत्यात्मक पहलू है, जबकि आनुवांशिकता स्थिर पहलू है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबद्ध है, संरचनावादी, व्यवहारवादी, संज्ञानवादी या विकासवादी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहारवादी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा व्यवहारवादी। ठीक है, ये सिद्धांत केवल बाहरी मापने योग्य और देखे जा सकने वाले व्यवहार पर केंद्रित होता है, जैसे कि उद्दीपन के जवाब में प्रतिक्रिया। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने का वो सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, व्यवहारवादी सिद्धांत से संबद्ध है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, या फिर सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए, या फिर ऑप्शन डी सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो आपको बताना है प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विभेद नहीं करना चाहिए, यानी कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए और हर बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों और क्षमताओं को समझते हुए प्रत्येक बच्चे के लिए समान अवसर और लक्ष्य सुनिश्चित किए जाने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है एक बच्चा जो ग्रस्त है वो सा और बाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। तो आपको बताना है वो बच्चा किससे ग्रस्त है, डिसलेक्सिया, शब्द जबलिंग विकार, डिसलेक्सीमिया या फिर डिस्मॉर्फीमिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक प्रकार का अधिगम संबंधी विकार है जिसमें बालक शब्दों को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करता है, जिससे बालक अक्षरों के क्रम निर्धारित नहीं कर पाता है और उन्हें सा और बाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर करने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न या फिर विषय वस्तु आधारित प्रश्न। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, यानी कि ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर एक ना हो, एक से अधिक हो। ठीक है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछना चाहिए क्योंकि ये छात्रों को निश्चित पैटर्न से बाहर जाकर सोचने, अपने विचारों को व्यक्त करने और अपसारी चिंतन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन
ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यता एक उपागम होता है, समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होता है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया हुआ होता है। तो दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया हुआ होता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे लिखा है सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यता एक उपागम होता है, तो ये गलत हो जाएगा। कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिनकी एक से अधिक हल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समस्या समाधान उपागम की एक मुख्य विशेषता यह है समस्या कथन में ही अंतर्निहित संकेत दिए होते हैं जो समाधान तक पहुंचने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में पूछा है प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कह नहीं पाते हैं या फिर अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अक्सर उन्नत तार्किक और रचनात्मक सोच रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। दौड़ना, लिखना, चढ़ना या फुदकना। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा हाथों और उंगलियों की मांसपेशियों का उपयोग करके सटीक और बारीक गतिविधियों की जो क्षमता है वो आपकी सूक्ष्म गतिक कौशल कहलाते हैं, जैसे लिखना, बटन लगाना, कैंची चलाना, छोटी चीजें उठाना आदि। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिखना कौन सा कौशल है, आपका सूक्ष्म गतिक कौशल है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में पूछा है वाइगोत्स्की महोदय के सिद्धांत का निहितार्थ है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता ना करना, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनसे कम होता है, या फिर सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहयोगात्मक समस्या समाधान। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, क्योंकि दोस्तों इनका जो सिद्धांत है वो सामाजिक संपर्क, अधिक जानकार व्यक्ति यानी कि एम को की मदद से सीखना और निकटवर्ती विकास क्षेत्र यानी कि जेड के माध्यम से सीखने पर जोर देता है, जहां बच्चे साथियों शिक्षकों के साथ मिलकर काम करते हैं और सहायता प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बच्चे की सहायता ना करना। और दोस्तों कम जिनकी बुद्धि लब्धांक कम हो उनसे सीखना, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11 में पूछा है किशोर का अनुभव कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव। तो यहाँ पे आपको बताना है इस रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। दुश्चिंता यानी कि एंजाइटी और स्वयं से सरोकार यानी कि सेल्फ कंसर्न। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों किशोरावस्था में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं जिसके कारण उनमें अक्सर एंजाइटी और सेल्फ कंसर्न की भावनाएं प्रबल हो जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 12 में पूछा है आंशिक पुनर्वलन सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, या फिर सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो आपको बताना है कम प्रभावी होता है या फिर अधिक प्रभावी होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है आंशिक पुनर्वलन। क्यों होता है, तो दोस्तों ये सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी इसलिए होता है क्योंकि इसमें छात्रों को किस अनुक्रिया पर पुनर्वलन मिलेगा इसका पता नहीं होता है, इससे वो प्रत्येक अनुक्रिया को तत्परता से करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 में पूछा है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है रूपिम, सोनिम, संकेत, प्रयोग विज्ञान या वाक्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है रूपिम, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, मोर्फिम। ठीक है, और दोस्तों आपको याद रखना है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है सोनिम। ठीक है, कौन सी, सोनिम, जिसे इंग्लिश में फोनीम कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखने हैं। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा,
बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों को चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि या फिर बाह्य कारक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों व्यक्तिगत संतुष्टि सबसे अधिक प्रेरित करती है, ये आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 15 में पूछा है 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष होगी? आपको बताना है 14, 15, 12 या 85। तो जैसा कि दोस्तों आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, जो बुद्धि लब्धि होती है यानी कि IQ होती है, वो बराबर होता है मेंटल एज के और बटे क्रोनोलॉजिकल एज के और गुणा 100। ठीक है, कौन सा, MA बटे CA गुणा 100, ये एक सूत्र होता है बुद्धि लब्धि निकालने का। ठीक है, तो यहाँ पे आप अब निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे बुद्धि लब्धि? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, यानी कि जो IQ है उसका 75 है। ठीक है, बराबर MA आपको निकालना है, क्योंकि मानसिक आयु आपको बतानी है। ठीक है, CA यहाँ पे बताई गई है 16 वर्षीय, तो 16 आप लिख देंगे गुणा 100। ठीक है, अब दोस्तों MA आपको निकालना है, तो लिखेंगे आप MA, और दोस्तों ये 100 है, ये उधर बटे में चला जाएगा, तो 75 बटे 100 हो जाएगा, और जो बटे में 16 है ये आपका गुणा में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे निकालेंगे MA बराबर आपका हो जाएगा 75 बटे 100 और गुणा 16। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप काटेंगे 25 चौका 100, 25 तियाँ 75। ठीक है, 4 चौक 16, तो आपका कितना हो जाएगा 3 गुणा 4, यानी कि आपका आ जाएगा 12 वर्ष। कितना आ जाएगा, 12 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे होना चाहिए था, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा गया है नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी कि अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन या अहम केंद्रिता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी समायोजन। तो समायोजन क्या होता है, तो जहां मौजूदा मानसिक पैटर्न यानी कि स्कीमा को नई जानकारी के अनुसार बदला या संशोधित किया जाता है ताकि वो नई जानकारी को समझ सके। ठीक है, समायोजन कहलाता है। और दोस्तों आत्मसातीकरण क्या होता है, तो जब नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा यानी कि मानसिक पैटर्न में फिट करने की कोशिश की जाती है बिना स्कीमा को बदले, तो उसे आत्मसातीकरण कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो समायोजन हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 17 में आपसे पूछा है समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। हमें बच्चों को व्यवस्था के अनुरूप बदलना है, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, या परिवेश को परिवार के अनुरूप बदलना है, या फिर बच्चे को परिवेश के अनुरूप बदलना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 18 में पूछा है बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है तालमेल बैठाने वाले की, संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की या निर्देशक की। तो दोस्तों बच्चों में ज्ञान की रचना करने की और अर्थ निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका होती है सुगमकर्ता की। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक एक ऐसा सहायक और मार्गदर्शक वातावरण बनाता है जहां बच्चे स्वयं खोजबीन, प्रयोग और बातचीत के जरिए सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण कर सकें। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, उच्च आत्म क्षमता, निम्न औस्तीय मानसिक प्रक्रियाएं, या फिर अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निम्न औस्तीय मानसिक प्रक्रियाएं। ये जो विशेषता है वो प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है, प्रतिभाशाली बच्चों की उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाएं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछा गया है शिक्षार्थियों यानी कि अधिगमकर्ता की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि यानी कि एल्गोरिदम के
अधिकतर प्रयोग करके या फिर बात करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो आपको बताना है शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। विद्यार्थियों की विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षिका को विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि हर छात्र अपनी सीखने की गति और शैली के अनुसार सीख सके, क्योंकि हर शिक्षार्थी अलग होता है, उसकी सीखने की गति, रुचियां, पृष्ठभूमि, क्षमताएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कुल 20 प्रश्न को सॉल्व किया है। 20 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।